DSSB TGT मैथ मेल एग्जाम 2018 का सॉल्यूशन हम बना रहे हैं। इससे पिछली क्लास में हमने पार्ट 1 डिस्कस किया था, जिसके अंदर हमने क्वेश्चन 101 से लेकर 110 तक के सॉल्यूशन कवर किए थे। ठीक है, और आज हमारी क्लास रहेगी पार्ट नंबर 2, जिसमें हम 111 से लेकर 120 तक के सॉल्यूशंस को कवर करेंगे। ठीक है, नमस्कार, स्वागत आप सभी का अपने YouTube चैनल नितिन शर्मा मैथ्स, और मैं हूं आपका दोस्त नितिन। ठीक है, स्वागत है आप सभी का। और आपको एक बात बता देता हूं, अगर आपने DSSB TGT मैथ 2021 का सॉल्यूशन अब तक नहीं देखा है तो इस वीडियो को आप जरूर देख लीजिएगा। इस वीडियो पे काफी अच्छे व्यूज आए हैं, बहुत ही अच्छा वीडियो रहा है, आपका बहुत प्यार मिला इस वीडियो पर। इस वीडियो को आप जरूर देखिएगा, डिटेल में सारा एनालिसिस किया हुआ है 2014 का पेपर को और 2018 के पेपर को। ठीक है, और एनालिसिस करके 2021 में क्या सिलेबस रहने वाला है सारा डिटेल में चैप्टर वाइज कॉन्सेप्ट वाइज सारा इस वीडियो में बताया। इस वीडियो को जरूर देखिएगा। साथ के साथ अगर आपने DSSB TGT मैथ 2014 का सॉल्यूशन नहीं देखा है तो वो भी आप जरूर देखिएगा, ये वाला वीडियो है। ठीक है, और ये वीडियो लगभग 5 घंटे का वीडियो है, बहुत ही जबरदस्त वीडियो है। ठीक है, इन दोनों वीडियो का लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। उस लिंक पे क्लिक करके आप पूरा सिलेबस भी जान सकते हैं और 2014 का सॉल्यूशन भी देख सकते हैं। ठीक है, चलिए, और आज की जो क्लास है ये पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर 1 हमने कर लिया है और 2018 जो मेल का एग्जाम है उसके पूरे सॉल्यूशन पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 जितने भी आएंगे उनकी मैंने एक प्लेलिस्ट बना दी है। आपको इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा प्लेलिस्ट के नाम से। उस प्लेलिस्ट पे क्लिक करके आप आने वाले सारे पार्ट्स और पिछले के पार्ट्स सारे देख सकते हैं। ठीक है, चलिए, ये बातों जनरल बातें थी जो मुझे आपको बतानी थी। ठीक है, चलिए लेते हैं क्वेश्चन नंबर 111 आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। देखिए क्या कर रहा है, कंसीडर द लीनियर कॉन्ग्रुएंसी 6x congruent to 3 module 9 then incongruent solutions module 9 of these congruencies are। देखिए आज की क्लास में आपको पहले बता देता हूं, आज की क्लास में जितने भी मैं क्वेश्चन करने वाला हूं उन सभी क्वेश्चंस को शॉर्टकट अप्रोच से करने वाला हूं, है ना। कोई शॉर्टकट ट्रिक्स ना समझे इनको, मतलब क्वेश्चंस को इस प्रकार से सोल्व करेंगे कि वो कम से कम समय में और विदाउट एनी मतलब कैलकुलेशन, लॉन्ग कैलकुलेशन, ट्रेडिशनल मेथड जो हमारा होता है जिसको हम यूज करते हैं एग्जाम में, पूरा सोल्यूशन बनाने बैठ जाते हैं, 5-10 मिनट खराब कर लेते हैं। ऐसा नहीं करेंगे। आज मैं आपको शॉर्टकट अप्रोच से कराऊंगा। शॉर्टकट अप्रोच से मतलब है कहां पर रिजल्ट लगेगा, कहां पर कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल होगा, और एक सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है, वो लगभग सभी एग्जाम्स में काम आता है। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से मेरा मतलब है जो क्वेश्चन में 4 ऑप्शन होते हैं उन ऑप्शन को वहां से उठाना है। ठीक है, और ये चेक करना है कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो गिवन क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर रहा है, वही आपका आंसर है। तो ये अप्रोच मैं आपको आज सिखाने वाला हूं। ठीक है, आप बहुत कुछ सीखेंगे, तो इस वीडियो को लाइक कर देना अब तक लाइक नहीं किया है तो। ठीक है, और चैनल पर नए हो, पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं तो अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, बेल आइकन की घंटी जरूर दबा लेना ताकि जब भी अगला पार्ट आए, अगला सॉल्यूशन आए, आप सबसे पहले देख पाए। ठीक है, देखिए अब इस क्वेश्चन को मैं कैसे बनाता हूं। पहले तो ये क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। क्वेश्चन की इस प्रकार से है 6x congruent to, ठीक है, 3 मॉड्यूल 9। देखिए मैं ऐसे क्वेश्चन, ये ग्रेजुएशन का कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले मैंने इनका ऑप्शन आपको सामने स्क्रीन पर लिख देता हूं। ठीक है, और फिर ऑप्शन से मैं आपको अप्रोच कराऊंगा, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाने वाला हूं। हालांकि इसके पूरी थ्योरी है, पूरा कॉन्सेप्ट है जो हमने अपने कोर्स में बताया हुआ है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक शॉर्ट अप्रोच से बताने वाला हूँ। देखिए कैसे करेंगे। ऑप्शन मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूँ। पहला ऑप्शन क्या हमारे पास, देखिए 2, 5, 8, है ना, 2, 5, 8, और बी ऑप्शन है हमारे पास 1, 4, 7, और सी ऑप्शन है हमारे पास 0, 3, 6, और डी ऑप्शन है नो सॉल्यूशन। ठीक है, नो सॉल्यूशन। अब देखिए कैसे इस क्वेश्चन को बनाते हैं। अब कुछ साथी कैंडिडेट की कमेंट ये आ रहा है कि सर हमें हिंदी में करवाइए। देखिए हिंदी में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जहां से ये पेपर मैंने अरेंज किया, जिस भी कैंडिडेट्स ने ये पेपर दिया था उसने इंग्लिश मीडियम में अटेम्प्ट किया। हालांकि पेपर बाइलैंग्वेज होता है, हिंदी में भी होता है, इंग्लिश में भी होता है, लेकिन जिस व्यक्ति ने ये पेपर अटेम्प्ट किया था उसने इंग्लिश में अटेम्प्ट किया था। तो इसका जो डाउनलोड किया जाता है ना, DSSB जो पेपर देता है उसको ईमेल पर, जिस भी पर्टिकुलर कैंडिडेट ने एग्जाम दिया होता है उसको ईमेल आईडी पर वो क्वेश्चन पेपर आ जाता है, फिर वो कैंडिडेट वहां से डाउनलोड कर लेता है। ठीक है, तो डाउनलोड उसी फॉर्मेट में होता है जिस फॉर्मेट में उसने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया था। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने क्वेश्चन को इंग्लिश मीडियम में अटेम्प्ट कर दिया, इंग्लिश से मतलब क्वेश्चन बाय लैंग्वेज आता है, तो इंग्लिश भाषा में अटेम्प्ट कर दिया, तो उसको जब वो पेपर डाउनलोड करता है तो उसको एज इट इज वैसा ही डाउनलोड होता है, इंग्लिश का इंग्लिश में, वहां पर हिंदी वाला ऑप्शन नहीं होता है। तो अब इस क्वेश्चन सारे इंग्लिश में ही है। ठीक है, मैं आपको जब समझा रहा हूं तो एक नॉर्मल लैंग्वेज समझा रहा हूं, एक स्टूडेंट को जैसे समझाया जाता है, इंग्लिश हिंदी मिक्स करके
समझा रहा हूँ तो आपको बहुत सी बातें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि इस लाइन की मैं हिंदी लिख के बताऊंगा तो वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। मेरा बैकग्राउंड इंग्लिश मीडियम से रहा है तो मुझे हिंदी में थोड़ा लिखने में बहुत दिक्कत आती है, आप इस बात को समझ सकते हैं, है ना। हालांकि एक्सप्लेन मैं करता हूँ, मेरी कोशिश ये रहती है कि हर एक व्यक्ति को अच्छे से समझ में आए ना, चाहे वो हिंदी मीडियम का हो इंग्लिश मीडियम को। अप्रोच जो होती है वो एक स्टूडेंट वाली अप्रोच होती है, एक बच्चा कैसे चीज़ों को समझता है उस अप्रोच से मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में आते हैं। तो सबसे पहले आपको ना इस क्वेश्चन को करने से पहले इस क्वेश्चन के पीछे जो बैकग्राउंड है ना, इसका जो बैकग्राउंड है, जो बेस है, पहले वो क्लियर कराता हूँ। हालांकि मैं पहले भी बहुत से लेक्चर में करा चुका हूँ, फिर से बता देता हूँ। ए कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉड्यूल एन, इसका मतलब समझते पहले। इसका मतलब ये होता है, इस डेफिनेशन का मतलब ये होता है a माइनस बी इज डिविजिबल बाई एन, इज डिविजिबल बाई एन, या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं n डिवाइड्स a माइनस बी। अब इस कॉन्सेप्ट को यहां पर लगाते हैं, जैसे इसको हम ये a है, ये b है, ये n है, तो इसका मतलब ये हो गया 6x माइनस 3, है ना, ये डिविजिबल है, इज डिविजिबल। किससे डिविजिबल है? 9 से। सिंपल सी बात है। अब देखिए ऑप्शन से 1 सेकंड तो कम हो जाएगा, ऑप्शन से 10 सेकंड में 20 सेकंड में सॉल्यूशन आने वाले हैं। देखिए कैसे आएंगे, देखिए सबसे पहला ऑप्शन ही ट्राई करते हैं। x की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है ना, ये हमें पता लगाना है। यहां पर मैं 2 रखूंगा तो 6 दूनी 12 होते हैं, 12 में से 3 घटाऊंगा 9 बचेगा, और 9 भैया भाग जाता है 9 से। जा रहा है कि नहीं जा रहा? पक्का जा रहा है। चलिए अगला, जरूरी नहीं है एक जा रहा तो उसको टिक मार देना, अभी तीनों चेक करने पड़ेंगे, बता रहा हूं। तीनों में से कोई एक भी फेल हो जाए ना तो फिर उस ऑप्शन को छोड़ देना। 5 पे ट्राई करते हैं, तो 6 गुना 5 30 होते हैं, 30 में 3 घटाएंगे तो 27 होते हैं, 27 9 से भाग चला जाता है। 8 चेक करते हैं, तो यहाँ 6 गुना 8 कितने होते हैं? 6 गुना 8 होते हैं 48, 48 में 3 घटाएंगे 45, और 45 9 से भाग। तीनों के तीनों पॉइंट सोल्व इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो ऑप्शन ए को होल्ड पे रखेंगे, जा रहा है ना। अभी देखिए ऑप्शन बी पर आता है, यहाँ पर 1 रखेंगे तो 6 में से 3 घटाएंगे 3, और 3 9 से भाग नहीं जाता ना। 4 को रखते हैं, 6 तो 24, 24 में 3 घटाएंगे 21, 21 9 से भाग नहीं जाता। तो कोई भी एक भी नहीं जा रहा तो छोड़ दो उसको, काटा मारो इसको। अभी 0 वाला चेक करते हैं, यहाँ तो -3 हो जाएंगे तो वैसे नहीं जाएगा। 6 चेक करते हैं, 36 में 3 घटाएंगे 33, 33 में उससे भाग नहीं जाता, तो ये भी कट इसी प्रकार देखा। ऐसे फटाफट सब्स्टिट्यूशन मेथड से, डी को चेक करने की जरूरत नहीं है, तो ए बी सी ऑप्शन सब्स्टिट्यूशन से करेंगे। कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर है ना, तो ये क्वेश्चन आप एग्जाम में 10 सेकंड में बना लेंगे, बता रहा हूं आपको। तो बेसिक कॉन्सेप्ट सारे क्लियर होने चाहिए। उस कॉन्सेप्ट के आसपास किस प्रकार के रिजल्ट्स हैं, कौन कौन से फॉर्मूले हैं, ये सारे दिमाग में होने चाहिए। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, रिजल्ट सारे फॉर्मूले याद है, तो एग्जाम में क्वेश्चन को देखते ही दिमाग में ये बात आएगी, हाँ भाई इसमें ये कॉन्सेप्ट लगेगा, ये फॉर्मूला लगेगा, ये रिजल्ट लगेगा। अगर एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने के बाद दिमाग में ये नहीं पता चल रहा कि कॉन्सेप्ट क्या है, क्या फॉर्मूला है, क्या रिजल्ट है, तो आप एग्जाम में जो अप्रोच आपकी होनी चाहिए क्वालिफाई करने के लिए, वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो मैं बार बार कह रहा हूं, अगर DSSB TGT एग्जाम क्वालिफाई करना है तो 11 12 के कॉन्सेप्ट प्लस में ग्रेजुएशन कॉन्सेप्ट जरूर करने पड़ेंगे। अभी तो मैक्सिमम जो पार्ट 1 आया, पार्ट 2 आया, इसमें ग्रेजुएशन की कॉन्सेप्ट आ रहे हैं। आगे धीरे धीरे पार्ट 3 पार्ट 4 आएंगे, उसमें आप देखेंगे कि 11 12 के क्वेश्चन ज्यादा आएंगे, है ना। तो मैं बार बार कह रहा हूँ, बेसिक कॉन्सेप्ट सारे क्लियर करो, रिजल्ट फॉर्मूले सारे टिप्स पे रखो, है ना। क्वेश्चन देखते ही माइंड में आना चाहिए, ये फॉर्मूला लगेगा, ये रिजल्ट लगेगा, ये कॉन्सेप्ट है। अगर ये सोचने में लग गए तो फिर निकल जाएगा सारा काम हाथ से, ठीक है ना। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, है ना, 111 का ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा। फटाफट से लाइक कर देना अब तक लाइक नहीं किया तो, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 112 में आते हैं, आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। अब देखिए ये क्वेश्चन भी बड़ा मजेदार है। मैंने आपको पहले ही बोला था इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले कि आज के सारे क्वेश्चन मैं शॉर्टकट अप्रोच से कराऊंगा, है ना। कोशिश ये करूंगा कि फटाफट से, देखिए ये क्वेश्चन मैंने एक लाइन में ही करवा दिया है, ये ऑप्शन है, ये क्वेश्चन है, ये ऑप्शन है, ये एक लाइन में ही क्वेश्चन करवा दिया है। तो आने वाले जितने भी क्वेश्चन होंगे मैं कोशिश करूंगा कि आपको एक लाइन से या 2 लाइन मतलब फटाफट से करवाया जाए क्वेश्चन को, है ना। और ये ट्रिक, ये पैटर्न आपको धीरे धीरे सीखना पड़ेगा, है ना। बार बार अभ्यास करने से चीजें आपके अंदर आएंगी, उसके बाद तभी आप एग्जाम में सक्सेस हो पाएंगे, ठीक है ना। चलिए 112 का क्वेश्चन मैं सोल्व कर रहा हूँ, आपके सामने स्क्रीन पर, उसको पढ़ लीजिएगा। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 112। कह रहा है कि आइडेंटिफाई ए सबस्पेस ऑफ 2 आउट ऑफ 4 गिवन ऑप्शंस। 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, 4 ऑप्शन में लाइन दी हुई है, और लाइन को बनाने के लिए 2 पॉइंट चाहिए होते हैं। एक लाइन 2 पॉइंट से पास कर रही है, चारों के 4 ऑप्शन में पास कर रही है, और ये कह रहा है कौन सा ऐसी लाइन है या कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो एक सबस्पेस बनाता है। और सबस्पेस और वेक्टर स्पेस हमारे पास जो कोर्स है उसके अंदर चैप्टर नंबर 31, है ना, चैप्टर नंबर 31 लीनियर अलजेब्रा का है।
ठीक है, उस चैप्टर में आप जाएंगे तो वहां पर आप पाएंगे कि आपको वेक्टर स्पेस, मैट्रिक्स, आइगन वैल्यूज, आइगन वेक्टर के सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, सारे कॉन्सेप्ट मिलेंगे, वहां पर सब कुछ डिटेल में बताया हुआ है। तो इस क्वेश्चन को मैं कैसे अप्रोच करता हूं वो देखिएगा। सबसे पहले ना मैं ऑप्शन ए में आता हूं। एक बात तो क्लियर है, क्वेश्चन में क्या जानना चाह रहा है, सब स्पेस जानना चाह रहा है ना, ये आपका क्वेश्चन है भैया। क्वेश्चन में क्या जानना चाह रहा है, आपसे सब स्पेस जानना चाह रहा है। 4 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं ना, मैं देखिए कैसे इस क्वेश्चन को अप्रोच से करने वाला हूं। एक कंडीशन इस्तेमाल करूंगा, यहाँ पर 2 पॉइंट दिए हुए हैं, इन दोनों पॉइंट से एक मैट्रिक्स फॉर्म बनाऊंगा, है ना, एक मैट्रिक्स फॉर्म बनाऊंगा। ये ऑप्शन ए है, ये ऑप्शन बी। लेकिन फटाफट से अप्रोच कराऊंगा आपकी, आप एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए तो फिर फटाफट कर लेंगे। तो पहले ऑप्शन में जो लाइन है उसके 2 पॉइंट दिए हुए है ना, तो पहला पॉइंट है 0 - 1, है ना, 0 इससे मैं डिटरमिनेंट बनाने की कोशिश करूंगा, 0 - 1, और दूसरा आपके पास है 1 0। ठीक है, आप कुछ स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि सर इसको ऐसे कॉलम वाइज लिखे या सर रो वाइज लिखो। डिटरमिनेंट में अगर रोज और कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर दे तो भैया कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी मर्जी है, आप इसको रो वाइज लिखो या कॉलम वाइज लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, है ना। ये स्क्वायर मैट्रिक्स से बनने वाला डिटरमिनेंट है। अब देखिए, अब 0 - 1 1 0, इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे कितना आएगा, 0 माइनस और माइनस माइनस प्लस 1, तो आपका 1 आएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ऐसे करते हैं। अच्छा, दूसरे ऑप्शन में देखिए क्या पॉइंट आपको दिए हुए हैं, 0 - 1 - 1 0। क्लियर है, चलिए फिर डिटरमिनेंट निकालेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाते हैं, आप जानते होंगे ना। तो 0 माइनस तो आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसका आएगा -1। अब सी ऑप्शन देखिए क्या है, सी ऑप्शन आपके पास है 1 3 -1 -3, तो यहां से करेंगे तो -3, फिर माइनस लगाना पड़ता है, याद है ना आपको, फिर दोनों टकराएंगे -3, फिर माइनस माइनस क्या बन जाएगा, +3, तो 0 बना कि नहीं बना। ऑप्शन डी देखिए, अब देखते जाइए, मैं अभी आंसर बताने वाला हूं। 0 1 -1 0, ठीक है, यहां से चेक करेंगे तो क्या आएगा, 0 माइनस माइनस प्लस 1 बन जाएगा। तो आपने एक बात नोटिस की क्या, चारों ऑप्शन में से सी ऑप्शन ऐसा है जिसका डिटरमिनेंट क्या आ रहा है, 0। तो एक बात ध्यान रखना, जब भी ऐसी क्वेश्चन बन जाए, सब स्पेस के बारे में पूछे, तो भैया जिसका डिटरमिनेंट 0 वो लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स बनाते हैं। ये ऐसा क्वेश्चन मैंने बहुत बार बताया है, लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स, इंडिपेंडेंट वेक्टर। डिटरमिनेंट 0 होता है तो डिपेंडेंट वेक्टर्स बनते हैं, और डिपेंडेंट के केस में ही क्या बनता है, आपका सब स्पेस बनता है। एक बात क्लियर कर लेना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। और जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, जो चारों में सबसे डिफरेंट होता है वही आंसर होता है, आप ऐसे भी कॉन्सेप्ट को पता लगा सकते हैं, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 113 में आते हैं। 112 क्वेश्चन हमने कर लिए कवर। चलिए 113 क्वेश्चन देखिए आपके सामने स्क्रीन पर है, और ये क्वेश्चन है 11th क्लास का लीनियर इनइक्वालिटी का कॉन्सेप्ट है। देखिए कैसे इस क्वेश्चन को बनाएंगे। आपको हमारा पढ़ाया हुआ कंटेंट पसंद आता है, आपको हमारे पढ़ाने का तरीका पसंद आता है, हमारा टीचिंग मेथड, टीचिंग स्किल आपको पसंद आता है, और अगर आप हमारे साथ पेड कोर्स के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं, पेड कोर्स लेना चाहते हैं, तो आप सभी का स्वागत है। उसके लिए आपको सबसे पहले हमारा ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। नितिन शर्मा मैथ्स हमारा ऐप है। इस ऐप को आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, उस लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप गूगल प्ले स्टोर से भी हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर ऐप को लेकर या किसी कोर्स को लेकर कोई क्वेरी है, कोई सवाल है, तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं 9802338830। और आज बात करते हैं DEET+B TGT मैथ्स 2021 न्यू कोर्स की। जी हाँ, और DEET+B TGT मैथ्स मेल और फीमेल दोनों के लिए जो भी एग्जाम होने वाला है, उसका जो कोर्स है वो लॉन्च हो चुका है, ठीक है। और सबसे पहले बात करते हैं इस कोर्स के फीचर्स के बारे में। कोर्स में आपको क्या क्या मिलने वाला है, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इस कोर्स के अंदर आपको टोटल 32 चैप्टर्स मिलेंगे। ये वही 32 चैप्टर जो आपको सिलेबस में, आपके कॉन्सेप्ट में है, जो आपका सिलेबस है, ठीक है। आपको रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेगी, आप अपनी सुविधा अनुसार कभी भी किसी भी चैप्टर को कितनी बार भी देख सकते हैं। आपका कोई इंटरनेट डाटा चार्ज नहीं लगेगा, क्योंकि ये कोर्स डाउनलोडिंग वाला कोर्स होता है, वीडियोज को डाउनलोड कर सकते हैं। आपको हर चैप्टर का स्टडी मटेरियल मिलेगा, यहाँ पर हर चैप्टर की एक्सरसाइज मिलेगी, आपको हर चैप्टर का आपको असाइनमेंट्स मिलेंगे प्रैक्टिस करने के लिए। आपको 2000 से ज्यादा क्वेश्चंस मिलेंगे प्रैक्टिस करने के लिए। टेस्ट सीरीज आपको फ्री मिलेगी। कोर्स बाय करते ही, ये ऑफर चलता रहता है, लिमिटेड समय के लिए होता है। टेस्ट सीरीज कोर्स बाय करती है, आपको कोर्स के साथ टेस्ट सीरीज फ्री मिलेगी। ये सारी सुविधाएं आपको कोर्स के अंदर मिलने वाली है, ठीक है। अब बात करते हैं डाउट क्लास की। किसी कैंडिडेट को डाउट क्लास होता है, डाउट क्लास से मतलब है कोई कोर्स तैयारी कर रहे हैं आप, ठीक है, और आपको असाइनमेंट प्रैक्टिस करने के लिए मिले हैं, आपको डाउट्स आ जाता है। तो डाउट्स के लिए क्या होता है, हम सोमवार से शनिवार शाम को 4 से 6 डाउट क्लास चलाते हैं। आप डाउट क्लास के माध्यम से, ठीक है, अपने डाउट्स को
असाइनमेंट्स का नंबर, क्वेश्चन का नंबर बताकर अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। डाउट्स बताने के लिए आपको आपके कोर्स में एक चैट का बटन मिलेगा, जैसे हम व्हाट्सएप पर चैट करते हैं, उस चैट के माध्यम से आप डाउट्स पूछ सकते हैं। आपके डाउट्स वहां पर टेक्स्ट मैसेज के द्वारा या फिर आपके डाउट्स को एक शॉर्ट फॉर्म में, शॉर्टकट फॉर्म में पिक्चर के माध्यम से वहां पर क्लियर करा दिया जाएगा। अब बात करते हैं कोर्स के प्राइस की। आपको DSSB TGT के 2 प्रकार के कोर्स मिलेंगे, 4 मंथ कोर्स, 6 मंथ कोर्स। 4 मंथ कोर्स की फीस रहने वाली है 3,999 और फॉर 6 मंथ कोर्स की फीस है 4,999। ठीक है, 1,000 रुपए का फर्क है, 2 महीने एक्स्ट्रा यूज करने के लिए मिलते हैं। इसी प्रकार DSSB PGT मैथ्स का भी कोर्स है हमारे पास, 4 मंथ का भी है और 6 मंथ का भी है ना। सेम प्राइस रहने वाला है। 4 मंथ का कोर्स की फीस रहेगी 3,999 और 6 मंथ कोर्स की फीस रहेगी 4,999। अब कुछ कैंडिडेट ऐसे भी होते हैं जो TGT प्लस PGT दोनों की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए हमारे पास 6 मंथ का कोर्स है। ये बड़ा कोर्स रहेगा, इसमें दोनों TGT प्लस PGT दोनों की तैयारी करवाई जाती है, दोनों के प्रीवियस पेपर सोल्ड किए जाते हैं वीडियो लेक्चर्स के माध्यम से। इसकी फीस रहने वाली है 5,999। ये 6 मंथ का कोर्स है। तो ये था DSSB TGT और PGT कोर्स के माध्यम से। तो अगर आप पेड कोर्स लेना चाहते हैं तो ऐप को डाउनलोड कीजिए और अपने कोर्स के माध्यम से अपनी पढ़ाई को तैयारी कीजिए। ठीक है, और ध्यान रखिएगा TGT की तैयारी कर रहे हैं तो आपको 11-12 का कॉन्सेप्ट जरूर पढ़ना है, क्योंकि 11-12 के कॉन्सेप्ट को पढ़े बिना आप इस एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर सकते। ठीक है, इस बात का आप जरूर ध्यान रखिएगा। चलिए, इक्वलिटी के क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं TGT में, मैंने देखे हैं। और मैंने आपको बोला था कि जो एनालिसिस करके दिखाया था नंबर थ्योरी का। अब कुछ कैंडिडेट फोन करते हैं, यूट्यूब पर कमेंट करते हैं कि सर आपने नंबर थ्योरी के बारे में नहीं बताया। तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, मॉडर्न अलजेब्रा, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के अंदर ही एक नंबर थ्योरी का पार्ट होता है। आपको चाहे आप इसको एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा कह दो, चाहे मॉडर्न अलजेब्रा कह दो, या फिर आप सिंपलीफाई में आप यूँ कह दो भाई नंबर थ्योरी, तो कहीं ना कहीं वो मॉडर्न अलजेब्रा, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के अंदर ही नंबर थ्योरी है ना। तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि नंबर थ्योरी से कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप थोड़ा इस बात को समझिएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 113 है ना, 113 के क्वेश्चन में बता देता हूं कि लीनियर इंक्लूडिंग का कॉन्सेप्ट है। ऐसे क्वेश्चन कैसे करने हैं, हालांकि ऐसे क्वेश्चन का एक शॉर्टकट ट्रिक्स होता है, प्रॉपर एक 2, 4, 5, 6 ट्रिक्स होती है जो मैंने कोर्स में सारा बताया हुआ है कि लीनियर इंक्लूडिंग के जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो एक पर्टिकुलर ट्रिक से फटाफट से 10-15 सेकंड में ही बन जाते हैं, ज़्यादा बड़ी कैलकुलेशन नहीं करनी होती है। अब इस क्वेश्चन को मैं कैसे अप्रोच लगाता हूँ वो आप समझिएगा ध्यान से। x की पावर 3 + 1, ठीक है, ग्रेटर देन x² + x, ये आपको दिया हुआ है। ठीक है, अब मैं आपसे x की वैल्यू जानना चाह रहा। 4 ऑप्शन आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं। जब भी ऐसा कॉन्सेप्ट है ना तो कोशिश ये कीजिए राइट हैंड साइड को 0 बनाइए, वहां से बहुत सी बातें क्लियर होती है। देख कैसे बनाएंगे, x की पावर 3 इसको उठा के इधर लाएंगे तो -x², x को इधर लाएंगे -x + 1 ऑलरेडी हमारे पास है, और राइट साइड में क्या बचेगा भैया, 0 बचने वाला है ना। और इसने पहले से एक बात क्लियर कर दी है, x ≠ = 1। इसने पहले ही बोला हुआ है कि x 1 नहीं है, क्लियर कट है ना, x को इसने बता रखा है 1 नहीं है। अब यहाँ पर देखिए मैं कॉमन लेने की कोशिश करता हूँ, तो x² कॉमन आ रहा है तो यहाँ से बचेगा x - 1, यहाँ से माइनस कॉमन ले लूंगा तो x - 1 ग्रेटर देन 0। क्लियर हुआ, आगे बढ़ते हैं। यहाँ से फिर x - 1 मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ से मेरे पास आएगा x² - 1 ग्रेटर देन 0। अब देखिए यहाँ से x - 1 और x² - 1, इसका मतलब x² - 1² a² - b² लग जाएगा, तो यहाँ पर क्या आएगा x - 1 और x + 1 ग्रेटर देन 0। बस ये चतुराई यहाँ पर आपको सीखनी पड़ेगी। a² - b² को a - b a + b कर दिया, और इसका फायदा है, क्या फायदा देखिए समझिएगा, x - 1 की पावर 1, x - 1 की पावर 1, इसका मतलब हमारे पास क्या हो गया भैया, x - 1 का होल स्क्वायर हो गया और x + 1 ग्रेटर देन 0 हो गया। कहानी समझ में आई कि नहीं आई, क्लियर हुआ। अब देखिए होल स्क्वायर के बहुत फायदे होते हैं, x - 1 का होल स्क्वायर में मिल गया, इसके बहुत फायदे हैं। देखिए समझिए इस बात को, x - 1 का होल स्क्वायर, इसका मतलब है ये क्वांटिटी जो है ना ग्रेटर देन = 0 रहेगी। होल स्क्वायर क्वांटिटी कभी भी नेगेटिव आंसर नहीं देती है अगर रियल नंबर केस की बात करें तो, है ना, क्योंकि क्वेश्चन में पहले से रियल नंबर देखो मेंशन किया हुआ है ना, क्वेश्चन में रियल नंबर बताया हुआ है। तो x² - 1 ग्रेटर देन = 0 है, तो इसके मतलब दो बातें हैं, या तो x - 1 का होल स्क्वायर = 0 है, या फिर x - 1 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन 0 है। क्लियर कट है। अब = 0 वाला केस तो हमें नेग्लेक्ट करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। क्यों, अगर x² - 1 का होल स्क्वायर 0 है, अगर ये क्वांटिटी 0 है तो ये सारा लेफ्ट साइड 0 हो जाएगा, तो 0 ग्रेटर देन 0, तो गिवन कंडीशन फेल हो जाएगी ना, तो ये वाला केस तो छोड़ना पड़ेगा। अब यहां आते हैं, x - 1 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन 0, इसका मतलब ये क्वांटिटी पॉजिटिव है। समझिए ध्यान से इस बात को, ये क्वांटिटी क्या है, पॉजिटिव, तो इसका मतलब और आंसर हमारे पास ग्रेटर देन 0 आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। ध्यान समझिए राइट हैंड साइड में क्या आ रहा है, ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव आ रहा है। समझिएगा ये क्वांटिटी क्या है, पॉजिटिव।
अब राइट हैंड साइड में अगर पॉजिटिव चाहिए तो इस क्वांटिटी को पॉजिटिव होना ही पड़ेगा, पॉजिटिव होना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर ये क्वांटिटी नेगेटिव हो गई तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव होता है, जबकि राइट साइड क्या है, पॉजिटिव। समझ में आया कि नहीं आया? तो इस क्वांटिटी को पॉजिटिव होना ही पड़ेगा। तो अगर ये पॉजिटिव होएगी तो इसका मतलब है कि x + 1 > 0 होना ही पड़ेगा, और इसका मतलब x > -1 आपका आंसर आ जाएगा। तो मिलाइएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 114 आपके सामने स्क्रीन पर है, ठीक है। पढ़िए इस क्वेश्चन में, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है लेकिन बहुत ही सिंपल है, देखने में बड़ा लग रहा है, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ये भी निकल जाएगा। देखिए कह रहा है, कंसीडर ए नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ 5 लीनियर इक्वेशंस इन 4 वेरिएबल सच दैट देयर इज एट लीस्ट 1 वेरिएबल। 5 लीनियर इक्वेशंस है, 5 लीनियर इक्वेशंस है इस प्रकार से, एक इक्वेशन 2 3 4 5 और 4 वेरिएबल इसके अंदर। और ये कह रहा है सच दैट देयर इज एट लीस्ट 1, मतलब कम एक वेरिएबल, एट लीस्ट 1 वेरिएबल विद नॉन जीरो कोएफिशिएंट, कम से कम एक वेरिएबल ऐसा है जिसके अंदर जिसका कोएफिशिएंट नॉन जीरो है ना, in each equation, then the possible smallest and largest rank of the corresponding augmented matrix। देखिए एक सिंपल सी बात बताता हूं आपको, इसके अंदर 1 2 3 4 5 रो आने वाली है, 5 इक्वेशंस हैं, तो मैट्रिक्स जो भी आपकी बनेगी ना, जो भी आपकी मैट्रिक्स बनेगी उसमें भैया 5 रो आने वाली है, क्लियर कट है। और किसी भी मैट्रिक्स की जो रैंक होती है उसकी नंबर ऑफ नॉन जीरो रैंक पर डिपेंड करती है। किस पर डिपेंड करती है? नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज, ठीक है। नंबर ऑफ नॉन जीरो मतलब किसी अगर किसी रो में सारे एलिमेंट जीरो तो वो जीरो रो होती है, और एक भी एलिमेंट नॉन जीरो है तो वो नॉन जीरो रो कहलाती है, क्लियर है। तो किसी भी मैट्रिक्स है तो इसकी बात तो क्लियर है कि मैक्सिमम जो रैंक बनेगी है ना, मैक्सिमम जो बनने वाली है वो तो 5 बनेगी, मैक्सिमम से मैक्सिमम। और मिनिमम की बात करें तो ऑप्शन में भी देख लीजिए, सबसे मिनिमम 1 आ रहा है, तो मिनिमम क्या रैंक बन सकती है इसकी? 1 बन सकती है। अगर मिनिमम रैंक की बात करें तो 1 ही बन सकती है इसके अंदर, क्योंकि डिपेंडेंट वेक्टर्स बनने वाले हैं यहाँ पर, और डिपेंडेंट वेक्टर्स बनेंगे तो एक रो जीरो रो 100% आपकी मिलेगी। तो मिनिमम तो हो जाएगी आपकी रैंक 1 और मैक्सिमम रैंक हो जाएगी 5। ये क्वेश्चन इतने ही ज्यादा गहराई में जानने की जरूरत नहीं है। चलिए तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, 114 का राइट आंसर ए हो जाएगा, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 115 के अंदर। इसमें थोड़ा एक्सप्लेन करना पड़ेगा क्योंकि ये थोड़ा बेसिक लेवल से, ठीक है। यहाँ पर शॉर्टकट नहीं चलेगा, यहाँ पे थोड़ा मैं आपको बताऊंगा कैसे होगा क्वेश्चन, हालांकि ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है। देखिए क्वेश्चन नंबर 115, एस एक सेट है जिसके अंदर वेक्टर फॉर्मेट में एलिमेंट दिए हुए हैं 3 1 -1 2 2 -1 -5 -2 2 1 3 1 ऑफ 3, मतलब 3 डायमेंशनल है। A is the matrix having column as vectors of set X। एक मैट्रिक्स दिए कॉलम वेक्टर्स की फॉर्मेट में, तो 4 ऑप्शन है, लीनियर डिपेंडेंट रैंक 2, लीनियरली इंडिपेंडेंट रैंक 3, लीनियर इंडिपेंडेंट रैंक 3। तो पहले रैंक की कहानी भी हमें क्लियर करनी है और डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट का केस भी क्लियर करना है। तो पहले इसको कॉलम फॉर्म में मैट्रिक्स बना लेते हैं ना। देखिए कैसे बनाते हैं, बहुत ही सिंपल है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। तो यहाँ है 3 1 -1, ठीक है, 2 2 -1 -5 2 2, प्लस माइनस में गलती ना हो इस बात का ध्यान रखना पड़ता है पूरा पूरा। एक बार चेक कर लेता हूँ, 3 1 -1 2 2 -1 -5 -2 से गलती होती बच गई ना, -5 -2 2, फिर है 1 3 1, ठीक है। एक तो इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट चेक करना चाह रहा है और रैंक चेक करना चाह रहा है। और देखिए मैट्रिक्स का रैंक पता लगाने के लिए सबसे सिंपलेस्ट और सबसे इजी तरीका होता है नॉर्मल फॉर्म, कॉनिकल फॉर्म भी कहते हैं इसको, है ना। एक नॉर्मल फॉर्म मेथड होता है, हमने अपने कोर्स के अंदर सारा बताया हुआ है, मैच के अंदर है नॉर्मल फॉर्म, और एक होता है कॉनिकल मेथड, है ना। ये सारे मेथड हमने सारे आपको रैंक निकालने के सिखाए। अब देखिए ये मेथड क्या होता है, पहले वो क्लियर कर देता हूं। सबसे पहले तो पहली जो रो होती है ना, ये आपकी R1 है, ये आपकी R2 है और ये आपकी R3। पहली रो का पहला एलिमेंट 1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ये एलिमेंट 1 होना चाहिए और इसके नीचे वाले सारे एलिमेंट 0 होने चाहिए नॉर्मल फॉर्म बनाने के लिए। फिर जब सेकंड रो में आएंगे तो सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट 1 होना चाहिए और इसके नीचे वाला एलिमेंट 0 होना चाहिए। ये 1 होना चाहिए, इसके दोनों के दोनों नीचे क्या होना चाहिए? 0।
सेकंड रो का ये वाला सेकंड एलिमेंट 1 होना चाहिए, नीचे का एलिमेंट 0। थर्ड रो का थर्ड एलिमेंट 1 होना चाहिए और नीचे तो कोई रो है ही नहीं, ठीक है। तो ऐसे कुछ काम करने वाले, क्या करने वाले हैं, इसको 1 बनाएंगे, इसको 1 बनाएंगे, इसको 1 बनाएंगे और इसके नीचे दोनों 0, इसके नीचे ये वाला 0, इसके नीचे कोई है नहीं। इस फॉर्मेट में जो बनती है उसको कॉनिकल फॉर्म या नॉर्मल फॉर्म कहते हैं। बाकी के एलिमेंट चाहे कुछ भी हो, कोई मतलब नहीं है ना। देखिए कैसे बनाते हैं, यहां पर मैं 0 बनाने की कोशिश करता हूं और यहां भी मुझे 0 चाहिए, तो मैं एक काम करता हूं, R2 में मैं ऐड कर लेता हूं, क्या R2 पे प्रश्न लगा रहा हूं और R2 में अब मैं R3 ऐड कर लेता हूं, तो यहां से 0 अपने आप बन जाएगा। तो देखिए R2 को ऑपरेशन लगा रहे हैं तो R1 और R3 को नहीं छेड़ना है, तो यहाँ आएगा 3, यहाँ आएगा 2 -5 और 1, और यहाँ पर क्या आएगा, देखिए R2 + R3 करेंगे तो 0, ये बन जाएगा 1, ये बन जाएगा 0 और ये बन जाएगा 4। क्लियर हुआ। R3 को नहीं छेड़ना, -1 -1 2 1। क्लियर है, ठीक है। अब मुझे इसको भी 0 बनाना है और इसको मुझे 1 बनाना है, तो मुझे इसको 1 बनाना है, तो ये काम करता हूं मैं, R1 के अंदर मैं ऐड कर देता हूं क्या, ट्वाइस ऑफ R3। इसको 2 से गुना करो, इसमें जोड़ो, 1 बन जाएगा, तो यहीं लिख देता हूं। 2 से गुना करेंगे 2, -2 3 -2 1, -2, इसमें -2 हो जाएंगे, इसमें ऐड करेंगे तो कितना बन जाएगा 0 और ये 4 बन जाएंगे और ये हो जाएगा आपका -1, ये बन जाएगा 4 से गुना करेंगे इसको तो 5 बन जाएगा। क्लियर हुआ, नहीं 3 बनेगा, 3 सॉरी, ठीक है। तो फिर चेक कर लेते हैं, R1 में ऐड करना है ट्वाइस ऑफ R3, 2 से गुना करेंगे 2, 1 आएगा, 2 से -2 इसमें करेंगे 0, 4 हो जाएंगे, फिर -1 बचेगा, 2 से गुना करेंगे 2 इसमें जोड़ेंगे 3 हो जाएगा। सही है। अब R2 को नहीं छेड़ना, 0 1 0 4, R3 को नहीं छेड़ना, ठीक है, -1 -1 2 1। चलिए आगे करते हैं, है ना, आगे करने की कोशिश करते हैं, यहां करा देता हूं। अब देखिए R1 यहां पहला एलिमेंट 1 बन चुका है, इन दोनों को 0 बनाना है। अब ये 0 कैसे बनेगा, R3 में भैया R3 में R1 जोड़ दो, R3 में क्या कर देंगे, R3 के अंदर हम जोड़ देंगे R1, ठीक है। देखिए क्या बनता है, R3 में क्या जोड़ रहे हैं, R1 जोड़ रहे हैं, ठीक है। तो R1 को नहीं छेड़ना, 1 0 -1 3, यहां क्या आएगा 0 1 0 4, यहाँ क्या आएगा -1, तो R3 में R1 जोड़ेंगे तो -1 +1 0, ये बन जाएगा -1, ये बन जाएगा, इसमें R3 में जोड़ेंगे 2 में से तो 1 बचेगा और यहाँ बन जाएगा आपका 3 और 1 4। क्लियर है। अच्छा जी, ये एलिमेंट 1, इसके नीचे दोनों 0, पहला वाला काम हो गया। यहाँ 1 इसके नीचे 0 चाहिए, है ना, यहाँ 1 है इसके नीचे 0, तो क्या करेंगे, R3 में R2 जोड़ देंगे, R3 के अंदर हम जोड़ देंगे R2, ठीक है। तो 1 0 -1 3 0 1 0 4, तो R3 में R2 जोड़ेंगे तो 0 + 0 + 0 1 -1 0, ये बन जाएगा 1, 4 और 4 कितने हो जाएंगे 8। अब देखिएगा ये 1 इसके नीचे दोनों 0, ये 1 इसके नीचे 0, अब ये 1 इसके नीचे, तो फोर्थ रो तो है नहीं, तो काम पूरा हो गया। तो नॉन जीरो रो चेक करते हैं, 1 रो 2 रो 3 रो, तो नंबर ऑफ नॉन जीरो रो कितनी बनी आपकी, नॉन जीरो रो आपकी बन गई 3, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज 3। तो इसका मतलब इस मैट्रिक्स का रैंक तो भैया 3 आने वाला है, ठीक है। तो रैंक 3 आ रहा है, तो इसका मतलब ऑप्शन में जहां पर रैंक 3 है वही हमारा करेक्ट होने वाला है। अब ये चेक करते हैं ये डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है। इसके लिए बहुत सिंपल सा तरीका है, अब यहां से जो आपके पास मैट्रिक्स बनकर आई है वहां से इनको इक्वेशन में कन्वर्ट कर लेते हैं एक बार। अब कैसे कन्वर्ट करते हैं, बहुत सिंपल तरीका है, देखिए मैं बता देता हूँ। गिवन मैट्रिक्स से इक्वेशन, इक्वेशन जो मैट्रिक्स बनी है उससे इक्वेशंस कैसे बनाएंगे। देखिए हम मान लेते हैं 4 वेरिएबल, इसको ये x का कोफिशिएंट है, ये y का कोफिशिएंट, ये z का कोफिशिएंट, इसको w को मान लेते हैं। तो देखिए क्या इक्वेशन बनेगी, x × 1x 0 × y 0y -1 × z -z प्लस 3w, ठीक है, इज इक्वल टू 0। एक इक्वेशन ये बन गई। यहां से बनाते हैं, ये 0x हो जाएगा, ये y हो जाएगा, ये 0 + w 4w इज इक्वल टू 0, ये 0x 0y z प्लस 8w, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहां से चेक करते हैं डिपेंडेंट है कि इंडिपेंडेंट है। यहां से z की वैल्यू क्या आ रही है, -8w, क्लियर है। यहां से y की वैल्यू क्या आ रही है, -4w। यहां से x की वैल्यू क्या आ रही है, देखिए ये तो 0 है, z को उठा के उधर ले जाओ, प्लस का z इसको उधर ले जाओ तो -3w। z की वैल्यू क्या है, z की वैल्यू ये रही -8w -3w, तो ये आपके कितने बन गए, -11w।
तो x किस पे डिपेंड कर रहा है, w पे, y किस पे डिपेंड कर रहा है, w पे, z किस पे डिपेंड कर रहा है, w पे। तो कहीं ना कहीं x y z सारे आपस में डिपेंडेंट हैं w की वैल्यू पर, तो चारों आपस में डिपेंडेंट है। तो एक बात क्लियर हो गई, यहां से जो मैट्रिक्स बनेगी उसकी रैंक कितनी बनेगी, 3, और ये डिपेंडेंट बनाएंगे। तो कौन सा ऑप्शन ऐसा है, द सेट एस इज लीनियरली डिपेंडेंट एंड द मैट्रिक्स रैंक 3। तो इसका मतलब ऑप्शन सी, सेट एस इज लीनियरली डिपेंडेंट एंड मैट्रिक्स ए हैज रैंक 3, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 116 में आते हैं। 116 नंबर क्वेश्चन एक रिजल्ट होता है, एक फॉर्मूला होता है, अगर याद है तो 5 सेकंड में आंसर है, ठीक है। देखिए इस रिजल्ट को कैसे मैं इसका यूज करने वाला हूं। क्वेश्चन नंबर 116 आपके सामने स्क्रीन पर है, देखिए कैसे बनेगा अभी। देखिए क्या कह रहा है, इसमें कहा जा रहा है आपके पास इफ p एंड q आर डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स, p और q डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स है, a की पावर p कॉन्ग्रेंट टू a मॉड्यूल q। देखिए ध्यान से, a की पावर p कॉन्ग्रेंट टू a मॉड्यूल p, है ना। और दूसरा क्या आपके पास, सॉरी q है यहाँ पर, और दूसरा है a की पावर q इज कॉन्ग्रेंट टू a मॉड्यूल p, है ना। अब मुझे 4 ऑप्शन दिख रहे हैं। अगर आपको कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है, रिजल्ट पढ़े हुए हैं, फॉर्मूले पढ़े हैं, तो 5 सेकंड में आंसर इसका डायरेक्ट पता है क्या आंसर आएगा, इसका डायरेक्ट आंसर आएगा a की पावर p q दैट्स इक्वल टू a मॉड्यूल। देखिए इसमें आंसर आपको दिख रहा होगा p q। ऑप्शन मिला के देखिए कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, ऑप्शन नंबर बी मिल रहा है भैया, a की पावर p q कॉन्ग्रेंट को इक्वल टू नहीं, कॉन्ग्रेंट में मुझे कई बार क्या होता है कॉन्ग्रेंट को इक्वल टू बोल देता हूँ, ले देता हूँ, तो आप इस बात को अंडरस्टैंड कर लेना, ठीक है। a की पावर p q कॉन्ग्रेंट टू a मॉड्यूल p q इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। कैसे, देखिए थोड़ा एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। ये रिजल्ट है, इसको आप याद रखिए और बना के भी मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे मान लीजिए ये वाला है ना, ये आपके पास है a की पावर p q, तो मैं ये काम करता हूँ इन दोनों साइड पर, लेफ्ट साइड पर राइट साइड पर पावर q अप्लाई कर देता हूँ। a की पावर p और उसकी पावर मैंने q लेफ्ट साइड में लगा दी, अब मैं राइट साइड में लगाने जा रहा हूँ, तो a की पावर q मॉड्यूल p, इस पे चेंज नहीं होगा, यहाँ पर पावर लगेगी, ठीक है। अब एक बात ध्यान समझिए, तो क्या बनेगा आपका a की पावर p q बन गया, और a की पावर q इसकी वैल्यू कहाँ से लाएंगे, ये रही a की पावर गिवन है क्या है, a मॉड्यूल p, तो यहाँ मैं क्या लिख दूंगा a मॉड्यूल p, ये वैल्यू यहाँ से उठा ली, ठीक है ना। और साइड में क्या है मॉड्यूल a की पावर p, सॉरी यहाँ पर मॉड्यूल q था, क्या था यहाँ पर मॉड्यूल q था, ठीक है। इसके ऊपर पावर q लगाई, इसके पावर q लगाई, तो मॉड्यूल q ही रहेगा। और a की पावर q की कॉन्ग्रेंट की वैल्यू क्या है, a मॉड्यूल p, तो यहाँ मैंने a मॉड्यूल p लिख दिया और ये मॉड्यूल q है। अब a की पावर p q कॉन्ग्रेंट टू a, इन दोनों में रिजल्ट होता है मॉड्यूल p इंटू मॉड्यूल q, मॉड्यूल p q बन जाता है, क्या बन जाता है, मॉड्यूल p q। तो आप देखिए रिजल्ट ऐसे बनता है ये, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए मिला लीजिए आप, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 117 के अंदर आते हैं, 117, ठीक है, एक 117 क्वेश्चन स्क्रीन पर है। ये भी एक रिजल्ट ही है, अगर आपने पढ़ा हुआ है। देखिए कैसे 117 वाले क्वेश्चन को मैं शॉर्टकट अप्रोच से करने वाला हूं। आपको एक छोटी सी बात दिमाग में रखनी है, अगर किसी भी मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू, सुन लीजिए ध्यान से, बहुत काम की बात बता रहा हूं, ये सारे रिजल्ट्स मैंने कोर्स में बैच में बताए हैं, बहुत मेहनत से कोर्स प्रिपेयर किया हुआ है। और रिजल्ट ये है, अगर किसी मैट्रिक्स के आइगन वैल्यूज λ1, λ2, λ3 या λ4, λ5 कुछ भी मान लो आप, n आइगन वैल्यूज मान लो आप, मैं यहाँ पर 3 का पर्टिकुलर केस बता रहा हूँ, तो उसकी जो इनवर्स मैट्रिक्स बनती है भैया, उसका रिजल्ट ये होता है, किसी मैट्रिक्स A के पास आइगन वैल्यूज ये है, तो उसके इनवर्स में आइगन वैल्यूज क्या आएगी, 1/λ1, 1/λ2, 1/λ3, ये आने वाली है। एक बात क्लियर कर लीजिए, समझ में आई बात। अब देखिए पहला ऑप्शन, देखिए क्या है, पहला ऑप्शन है λ1 की वैल्यू 1, λ2 की वैल्यू 2 और λ3 की वैल्यू 0। बी ऑप्शन है 0 0 0, सी ऑप्शन है 2 1 3 और डी ऑप्शन है 2 0 0। एक बात समझ लीजिए, 1/0 अनडिफाइंड क्वांटिटी बन जाती है ना, 1/0 अनडिफाइंड क्वांटिटी है ना, नहीं डिफाइंड नहीं होगा केस। तो अब जब 1/1 करेंगे चल जाएगा काम, 1/2 करेंगे काम चल जाएगा, 1/0 फेल, तो ऑप्शन ए फेल।
2 0 0 ये भी फेल, 2 1 3 ये सेटिस्फाई हो गया, 1/2 1/1 1/3 हो गया सेटिस्फाई, ये भी फेल हो जाएगा, 0 आ रहा है। तो देखा कॉन्सेप्ट क्लियर है, डेफिनेशन क्लियर है, रिजल्ट्स क्लियर है, ये रिजल्ट होता है, रिजल्ट्स क्लियर हैं तो कोई भी बड़ा एग्जाम नहीं है DEET+VT का, ठीक है। मैं बार बार कर रहा हूँ 11 12 कॉन्सेप्ट पढ़िए, ग्रेजुएशन कॉन्सेप्ट पढ़िए, मेहनत करेंगे, समय लगाएंगे, थोड़ा किसी भी चीज़ को हासिल करना है तो समय देना पड़ेगा। अगर आप सोचते हैं भाई सीधे सीधे वीडियो यूट्यूब पर फ्री वीडियो सारे के सारे देख लेते हैं ना और अपने इसी से काम चल जाएगा, नहीं, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, नोट्स बनाने पड़ेंगे, है ना, प्रैक्टिस करने पड़ेंगे क्वेश्चंस बार बार, तब जाके आप उस लेवल पर पहुंच पाएंगे। कंपटीशन तो होता ही है, देखिए आप एग्जाम कोई भी ले लीजिए आप, कंपटीशन तो होता ही है, और कोई भी एग्जाम्स में बहुत सारे कैंडिडेट्स अपीयर होते हैं, लेकिन एग्जाम को सीरियसली पढ़ने वाले, मेहनत से करने वाले मुट्ठी भर लोग होते हैं। कंपटीशन 1500 लोगों के बीच में ही होता है ना, वही लोग सिलेक्शन ले पाते हैं। भीड़ तो ऐसी है, फॉर्म भर देती है विदाउट, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, 60 से 70% कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो बिना तैयारी के एग्जाम में उतरते हैं। फॉर्म भर देख में एक दूसरे के, मेरा दोस्त भर रहा है ना, मेरी फ्रेंड फॉर्म भर रही है तो मैं भी भर देती हूँ। तो मैक्सिमम लोग फॉर्म तो भर देते हैं, एग्जाम में भी चले जाते हैं, लेकिन उनको खुद को पता होता है मैं तैयारी नहीं कर रहा, सीधा तुक्का लगाने जा रहा हूँ, है ना। तो एग्जाम अगर आप सीरियसली प्रिपेयर कर रहे हैं तो समय दीजिए, किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करना है तो समय देना पड़ेगा, समय ही देना पड़ेगा। सक्सेस मंत्र ये है, समय दीजिए उस एग्जाम को, मेहनत कीजिए, ठीक है, आपका एग्जाम जरूर डेफिनेटली क्लियर होगा। सिर्फ वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा, आपको प्रैक्टिस करने पड़ेंगे क्वेश्चन बहुत सारे, कम से कम 2000-1500 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, तब जाके आप उस लेवल पर पहुंच पाएंगे। कंपटीशन बता रहा हूं, ऐसा हल्के मत लेना। तो 117 का ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 118 में आ जाते हैं, आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। फॉर एनी रियल x नॉट इक्वल टू 0 विच ऑफ द इनइक्वालिटी इज ट्रू, कौन सी इनइक्वालिटी ट्रू है, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा कैसे इसका सॉल्यूशन बनेगा। चार ऑप्शन में एक खास बात है कि x + 1/x इस्तेमाल हो रहा है, चारों के चार ऑप्शन में x + 1/x इस्तेमाल हो रहा है। अब किसी के दिमाग में आ रहा होगा सर ऑप्शन सी में तो नहीं हो रहा, अरे भाई हो रहा है, ध्यान से देखो, इसका एलसीएम लो, क्या बनेगा, एलसीएम यही तो बनेगा इसका, ठीक है। x + 1/x इस्तेमाल हो रहा है तो इसका एलसीएम लेंगे तो x² + 1/, तो कहने का मतलब चारों के चार ऑप्शन में x + 1/x इस्तेमाल हो रहा है। ऑप्शन सी में भी, बस ऑप्शन सी में नीचे 2 है, चीजें तो ये वाली चीजें तो वही है, तो हम सारा का सारा फोकस कहां करेंगे, x + 1/x पे फोकस करने वाले हैं, ठीक है। और देखिए ऐसे क्वेश्चन जब भी आते हैं ना इनइक्वालिटी के अंदर, मैंने बहुत बार अपने क्लासेस में बताया है, कोर्स के अंदर, क्लासेस के अंदर ही बताया है, इनइक्वालिटी की कॉन्सेप्ट में कुछ रिजल्ट ऐसे होते हैं जिनके बिना आप काम ही नहीं कर सकते, उनको आपको याद रखना ही पड़ेगा। एक रिजल्ट होता है अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन के अंदर, हालांकि क्वेश्चन तो सीक्वेंस सीरीज का है, चैप्टर आपस में लिंक होते हैं, एक चैप्टर का कॉन्सेप्ट दूसरे चैप्टर में इस्तेमाल होता है, तो सारे चैप्टर अगर आप धीरे धीरे क्लियर कर रहे हैं तो फायदा ये है कि आने वाले चैप्टर आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन में एक फॉर्मूला रिजल्ट होता है कि अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। कहने का मतलब अगर आपके पास 2 नंबर है ए और बी, है ना, ए और बी 2 नंबर है तो इनकी अर्थमेटिक मीन क्या आएगी, a + b/2, और ज्योमेट्रिक मीन क्या आएगी, √ab। ये बात तो अच्छे से जानते हैं, तो इसका मतलब रिजल्ट ये काम करेगा, 2 नंबर अगर आपके पास है तो उनका अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन होता है। अब यहाँ पर 2 नंबर है, कौन है, x और 1/x, पहला नंबर तो क्या है x, दूसरा नंबर क्या है 1/x, लगा दो ये वाला रिजल्ट, काम हो जाएगा। तो x + 1/x दोनों को जोड़ो, 2 से भाग करो, ग्रेटर देन इक्वल टू √x × 1/x, √ab वाली बात, ये दोनों तो कट जाएंगे, सीधी सी बात है। यहाँ से एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, x² + 1 आएगा, और नीचे क्या आएगा आपके पास 2, और एलसीएम में x भी लिया था, ध्यान रखिएगा इस बात को, ये दोनों तो कट चुके हैं। ग्रेटर देन इक्वल टू यहाँ से क्या आएगा 1, 2 को भैया उधर भेजो, x² + 1/x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो दोनों तरफ मॉडुलस ले ले, लेफ्ट साइड भी राइट साइड भी, यहाँ मॉडुलस लेंगे तो क्या आएगा x² + 1/x मॉडुलस ग्रेटर देन इक्वल टू मॉडुलस 2। अब किसी के दिमाग में आ रहा होगा सर मैं तो ऐसा नहीं, मैं तो अलग अलग करूंगा, ये आंसर भी ठीक है। ऑप्शन मिलाने की बात करते हो, इसको x से डिवाइड कर दो ना, क्या आएगा, ये आ जाएगा x + 1/x मॉडुलस ग्रेटर देन इक्वल टू 2, 2 का मॉडुलस 2 ही होता है भैया, है ना। तो x स्क्वायर को x से डिवाइड करेंगे x + 1/x, तो ऑप्शन मिला ये कौन सा होगा, है ना, ऑप्शन मिला लेते हैं।
ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगर आप चाहें तो यहाँ बिना एलसीएम के भी काम कर सकते हैं, सीधा 2 को उधर भेज सकते हैं ना। आपके दिमाग में चल रहा होगा सर ये एलसीएम लिया फिर बाद में हटा रहे हो, क्या फायदा है ना। आपके माइंड पे डिपेंड करता है कि उस वक्त क्या चल रहा है दिमाग में। तो इसको डायरेक्ट यहाँ से भी कर सकते हैं और 1-2 स्टेप बढ़ा के मैंने कर दिया फालतू, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा आगे पीछे अरेंज कर लिया करो आप, ठीक है। तो आप समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 119 पर आते हैं। 119वां क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। If W is a non-empty subset of a real vector space 3 using the same operations, then W is a subspace। क्वेश्चन दिखने में बड़ा है लेकिन डेफिनेशन का उठाया हुआ कॉन्सेप्ट है। मैंने बार बार कहता हूँ टीजीटी में क्वेश्चन टू द पॉइंट आते हैं, रिजल्ट्स के आते हैं, फॉर्मूले के आते हैं, ज़्यादा बड़ी कैलकुलेशन नहीं होती है। अब ये क्वेश्चन डेफिनेशन होती है सबस्पेस की, वहाँ से उठकर आया है। अगर किसी व्यक्ति ने डेफिनेशन पढ़ी है सबस्पेस की तो इसका आंसर दे देगा वो, दे देगा वो। क्या दे देगा देखिए, अगर देखिए पहली बात तो एक बात क्लियर कर लीजिए, जो सबस्पेस होता है ना, जो सबस्पेस होता है वो खुद एक वेक्टर स्पेस होता है। मान लेते हैं V एक वेक्टर स्पेस है ओवर द फील्ड F। अब ये कॉन्सेप्ट ग्रेजुएशन का आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। V एक वेक्टर स्पेस है ओवर द फील्ड F, तो W को V का, तो W भैया सबस्पेस कब कहलाता है, W सबस्पेस कब कहलाता है, जब W खुद एक वेक्टर स्पेस हो। W खुद क्या एक वेक्टर स्पेस हो। और सीधी सी बात यह है वेक्टर जो सबस्पेस होता है, जो सबस्पेस होता है वो क्लोज होता है अंडर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन। फॉर एग्जांपल U और V W में बिलोंग करते हैं, तो सीधी सी बात है U प्लस V आपका W में बिलोंग करेगा, मतलब क्लोज अंडर एडिशन। क्लोज अंडर एडिशन का मतलब एडिशन की प्रॉपर्टी को होल्ड करना। क्लोज का मतलब वो क्लोज वाला, ये वाला क्लोज नहीं होता। क्लोज का मतलब जो सबस्पेस होता है वो वेक्टर की एडिशन प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा है। क्लोज मतलब होल्ड कर रहा है, ठीक है। और साथ में स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी करता है। मान लेते हैं अल्फा एक एलिमेंट है ओवर द फील्ड एफ से, ये फील्ड यहाँ से जो ओवर द फील्ड जो होता है फील्ड से स्केलर क्वांटिटी ली जाती है। तो हम मान लेते हैं अल्फा बिलोंग्स टू एफ है, तो इसका मतलब अल्फा और यू कहाँ से आ रहा है, डब्ल्यू से, तो अल्फा यू भी किस में जाएगा, डब्ल्यू में जाएगा। इसको कहते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लाई हो रहा है स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी होती है, तो स्केलर अंडर मल्टीप्लिकेशन है ना, और स्केलर मल्टीप्लिकेशन और वेक्टर एडिशन दोनों प्रॉपर्टी होल्ड करता है। तो ये डेफिनेशन वाली कॉन्सेप्ट है। तो देखिए ऑप्शन बी आपको दिख रहा होगा, W इज क्लोज अंडर वेक्टर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन इन 3। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 120 में आते हैं। आज का अंतिम क्वेश्चन 120 नंबर में आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 120 आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। If A1, A2, A3 dot AN and B1, B2, B3 dot BN are non-negative real numbers such that, है ना, नॉन नेगेटिव है मतलब नेगेटिव नहीं है, नॉन नेगेटिव मतलब जीरो और प्लस वाले हैं, है ना, जीरो और पॉजिटिव। तो ये कह रहा है A1 ग्रेटर देन B1, A2 ग्रेटर देन B2 डॉट 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 AN ग्रेटर देन BN, ये इस बात को भी शो कर रहे हैं। तो चार में से कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा, और ऑप्शन सही जवाब देने से पहले एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं मैं आपको। एक बार बताइए, 3 बड़ा है 2 से, 4 बड़ा है 3 से और 5 बड़ा है 4 से। ध्यान से सुनिएगा, A1 B1, A2 B2, A3 B3, है ना, सिंपल एग्जांपल दे रहा हूं। अब एक बार बताइए, इनको ऐड करें, लेफ्ट को लेफ्ट में, राइट को राइट में, क्या बनेगा, 3 + 4 + 5 ग्रेटर देन 2 + 3 + 4। 3 4 5 को ऐड कर दिया, 2 3 4 को, 3 और 4 7 और 5 12 ग्रेटर देन 3 और 2 5 और 5 और 4 9। होल्ड करा कि नहीं करा, होल्ड कर रहा है। अब एडिशन होल्ड कर रहा है तो मल्टीप्लिकेशन भी होल्ड करेगा। देखिए 3 चौक 12, 12 5 60, गुणा कर दिया, 2 3 6 6 जगह 24, होल्ड कर रहा है। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही होगा, मल्टीप्लिकेशन भी और मतलब एडिशन भी और मल्टीप्लिकेशन एज इट इज रहने वाला है। तो ध्यान से देखिएगा, ऑप्शन नंबर ए, A1 + A1 + A2 + A3 डॉट डॉट AN ग्रेटर देन B1 B2 B3, साथ के साथ मल्टीप्लाई भी है, A1 A2 A3 मल्टीप्लाई ग्रेटर देन B1 B2 B3 मल्टीप्लाई, मतलब एडिशन वाला और मल्टीप्लिकेशन वाला एज इट इज बना रहेगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, कुछ भी बदलने वाला नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन ए 120 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो ये था हमारा पार्ट नंबर 2 डेट प्लस बीट टीजीटी मैथ
मेल एग्जाम 2018 का सॉल्यूशन। इसमें हमने 111 से 120 तक क्वेश्चन कवर कर लिया है। प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, एक के बाद एक वीडियो जिसमें चलते रहेंगे यूं ही। पिछला वीडियो नहीं देखा जाकर देख लीजिएगा, सॉल्यूशन वाला वीडियो देखिएगा 2014 का सॉल्यूशन, और सिलेबस का जरूर देखिएगा। चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करके जाना, बेल आइकन का बटन जरूर दबा देना, ठीक है। और लाइक जरूर करना, कमेंट करना कैसा लगा ये आज का वीडियो। जल्दी मिलेंगे आपसे नेक्स्ट एपिसोड पार्ट नंबर 3 में, जिसमें हम कवर करेंगे क्वेश्चन 121 से 130 तक के सॉल्यूशन, ठीक है। नमस्कार, फिर मिलते हैं आपसे।